अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बिलाखिर 19 माह बाद 9 मई में मुलव्विस अफराद को सजाओं का अमल मुकम्मल हो गया। 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से 25 मुजरिमों को सजा दी गई, जबकि आज मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी गई। कम से कम 2 साल जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं दी गई हैं। 10 मुजरिमों को 9-9 साल जेल में गुजारना होंगे, 1 मुजरिम को 8 जबकि 5 मुजरिमों को 7 साल की कैद बामुशक्कत दी गई है। 8 मुजरिमों को 6 साल, 1 को 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। 11 मुजरिमों को 4-4 साल, 2 मुजरिमों को 3 साल जबकि 20 मुजरिमान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है। सजाएं सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के 13 दिसंबर के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सुनाई। ISPR के मुताबिक चलने वाले मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे हसन नियाजी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि PTI रहनुमा इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है। सजाएं पाने वालों में 2 साबिक फौजी अफसरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इन 60 मुकदमात के फैसलों के बाद फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुलजिमों पर चलने वाले तमाम मुकदमात की समाअत अब मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। तमाम मुलजिमों को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। इससे कबल अप्रैल में अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया था कि 9 मई के मुकदमात में 20 मुलजिमों को फौजी अदालतों ने 1-1 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, लेकिन उन्हें फौज के सरबराह की जानिब से मुआफ़ी दिए जाने के बाद सजा का बड़ा हिस्सा मुकम्मल करने पर रिहा कर दिया गया। यूं अब मजमूई तौर पर फौजी हिरासत में मौजूद 9 मई में मुलव्विस तमाम अफराद के मुकदमात मुकम्मल हो गए हैं। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था, जब सियासी एहतजाज की आड़ में चंद शरपसंद अनासिर अपनी ही फौज और रियासत पर हमला आवर हुए। जिस तरह दिफाई तंसीबात, शहीदों के मुजस्समे, दफातर, जिना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान पेशावर और दीगर इमारतों पर धावा बोला गया, उसके बाद ज़रूरी था कि कानून अपना रास्ता ले और मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। साथ ही साथ अफसोस है उन नौजवानों पर जो मुल्क के लिए कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय अपनी ही रियासत पर हमला आवर हुए और अपना मुस्तकबिल तारीक कर गए। सवाल तो उन सियासी अनासर से भी करना चाहिए जो अवाम को कुछ डिलीवर करने के बजाय उनको पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उकसाते हैं। और सबसे अहम सवाल कि क्या 9 मई का चैप्टर इन फैसलों के साथ क्लोज हो गया? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आलमी दबाव मुस्तरद, मिलिट्री कोर्ट से मजीद 60 मुजरिमों को सजा, फौजी अदालतों में मौजूद तमाम मुकदमात मुकम्मल। क्या 9 मई का चैप्टर क्लोज हो गया? शहजाद साहब, जो हफ्ते के रोज़ पिछले हफ्ते में सजाएं दी गई 25 लोगों को, उसके बाद बाहर से भी बहुत सी आवाज़ें उठी, बताया गया कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन हो, बरतानिया हो या अमेरिका हो, हालांकि उनके यहाँ मामलात हो तो वो अपने हिसाब से अपने कवानीन के नीचे सब कुछ करते हैं। लेकिन आज जवाब दे दिया, जो बाकी 60 रहते थे उन सबको भी सज़ा हो गई, मुकदमात मुकम्मल हो गए मिलिट्री कोर्ट्स के। कहा जा सकता है कि 9 मई का चैप्टर क्लोज? आयशा, मेरा नहीं ख्याल कि जो ज्यादा बड़ा मसला ये है कि हमने आलमी दबाव का जवाब दिया। ये बड़ी बात नहीं है। आलमी दबाव को तो किसी भी सूरत में आप किसी भी वक्त, किसी और मौके पे, किसी जगह पे भी आप अपनी मुल्क की पोजीशन और अपनी पोजीशन ले सकते हैं उसके मुकाबले में। तो ये बड़ी खबर नहीं है कि हमने बहुत कमाल किया आज, बल्कि अफसोस मुझे यूं लगता है कि ये मामला हुआ, 9 मई का मामला हुआ। 9 मई एक अफसोसनाक अमल था। और क्योंकि आज अगर 60 लोगों को सजाएं हुई हैं, उससे पहले आपने कहा 25 और, तो मैं एक तो ये ज्यूम कर रहा हूं कि शायद अब और किसी को और कोई मुजरिम या मुल्जिम नहीं है इसके। मुजरिम तो हो गए, तो 85 लोगों को जब हो गया तो उसके ऊपर भी मैं आता हूं कि और कौन कौन इसमें मुमकिन हो सकता है या हम किस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन इतने 85 लोगों का, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को छोड़ भी दिया गया होगा, बहुत सारे और लोग भी शामिल होंगे, लेकिन ये क्या अमल था 9 मई वाले दिन कि पाकिस्तानी अवाम, ये सब अवाम थे, ये सब पाकिस्तानी थे जिन्होंने पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पे हमला किया। एक फॉर्मल दिफाई, एक फौजी होने के नाते, एक एयरफोर्स का बंदा होने के नाते, जिसने इतने साल सर्विस की, मेरे लिए ये एक बहुत परेशान कुन
एक अमल था। मैं सोच भी नहीं सकता, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी जो सोच है, सियासी सोच है, आपको किसी से बॉसों के साथ बहुत ज्यादती होती है, इस मुल्क में ज्यादती होती है, लेकिन क्या आप अपने ही घर पे घर को आग लगा दें, अपने ही घर को तबाह करना शुरू कर दें क्योंकि आपके साथ ज्यादती किस आप परसीव करते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है? किसके साथ ज्यादती यहाँ पे नहीं हुई? मुझे किसी ने कहा जब मैं रिटायर हुआ कि तुम अपना मुकदमा अदालत में लेके जाओ, क्योंकि मुझे रिटायर उनकी नजर में और शायद बॉसों की नजर में नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपनी एयरफोर्स का नाम खराब नहीं करूंगा। मैंने जाती तौर पे मार खाई, जाती तौर पे जल्दी रिटायर हुआ, जाती तौर पे अपने कैरियर के बिल्कुल पीक पे जाके मुझे छोड़ना पड़ा और छोड़ा, और सर उठा के छोड़ा और सर उठा के नौकरी की। लेकिन क्या मैं अपनी एयरफोर्स को, अपने इस सर्विसेज को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता था? तो बहरहाल वो जो हो गया सो हो गया। ये ज्यादा बड़ा सवाल है, ये हुआ कैसे, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, और ये कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, और किस तरीके से वो उस नहज पे पहुंचे कि उस तरीके से किया। मुख्तलिफ चीजें हैं ना इसमें। एक तो ये बड़ा आसान, कोई अभी आएगा, हम यकीनन ये भी सोच है कि इनको तैयार किया गया ज़हनी तौर पे, इनका माइंड बनाया गया, इनको सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेनिंग दी गई, फिर उसके बाद उनको उकसाया गया, फिर ये काम उनसे करवाया गया, और ये सब चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, ये सब चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। लेकिन मैं ये भी देखना चाहूंगा कि वो क्या वजह थी। यानी आज मैं अगर अफवाज का एक हिस्सा रहा हूं, और हम सब जो कि अफवाज से तल्लुक रखते हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा ये क्या हुआ कि हमारी कौम, हमारे अपने लोग हमारे अपने घरों के ऊपर आके हमलावर हो गए। ये सवाल पूछना पड़ेगा। ये मेरे दिल में बड़ा सवाल ये है। तो क्या मेरे अमल में कोई चीज ऐसी है जिसको कि गालिबन मुझे भी देखने की जरूरत है? देखिए बात एक और आ गई कि ये 85 लोग जिनको गया, ये जो पीछे बाकी जो सेकेंड ईयर लीडरशिप बैठी है वहां पे जेलों में, तो इनका फिर अगर ये नहीं है मुल्जिम, तो फिर ये क्यों जेलों में है? और अगर मुल्जिम है, किसी ना किसी तरीके से इनका ताल्लुक बनता है, तो वो किस ये बनाया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो फिर जब ये हो जाएगा या नहीं होगा या जैसा भी होगा, तो फिर मैं कहूंगा कि 9 मई का चैप्टर क्लोज हो गया। क्योंकि जब तक ये लोग जेलों में हैं जो इस वक्त हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी और बाकी वो सारे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो सेकंड टियर लीडरशिप है, तो या तो आप उनके भी फैसले कर लीजिए, पता कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर इंसाफ का जो तराजू है वो ये कहता है कि फिर मामला वहां भेजिए जहां पर इनको ट्राई करना है। अगर ये यहाँ पे नहीं करने, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं करने, और शायद आगे जाके हम उसके ऊपर कोई आपका पहले जो सवाल था वो यही था, इसमें एक हिस्सा ये भी शामिल था कि क्या इमरान खान के लिए क्या पीटीआई ये देखिए इमरान खान की बात नहीं है, इमरान खान तो एक फर्द है। ये मुल्क, ये निजाम, ये कौम, ये दिफाई फोर्सेस, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी चीजें हैं। इनके लिए हमने और इनके लिए हमने अपने मामलात को दुरुस्त करना है, और हर शोबे के अंदर दुरुस्त करना है, अपने इंसाफ के निजाम को दुरुस्त करना है। तो मेरा ख्याल है कि 9 मई का चैप्टर एक डाक, एक धब्बे के तौर पे हमारी तारीख में हमेशा मौजूद रहेगा, और बहुत सारी जोहतों से, बहुत सारे तरीकों से हमें इस पे गौर करने की जरूरत है कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, अमल पजीर कैसे हुआ, ये किसने करवाया, और ये यहाँ तक बात नौबत कैसे पहुंची। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब जब तक शायद मिलना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं मिलेगा तो 9 मई जिंदा रहेगा, ये ऐसे खत्म होने वाली चीज नहीं है। वेरी वैलिड पॉइंट। रज़ा रूमी साहब, मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की तशवीश रही, जिसके जवाब में दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया कि फौजी अदालतों ने पार्लियामेंट के बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सजाएं दी, और अब जो रहते थे आज वो केस भी कंक्लूड हो गए। तो क्या सबके लिए पैगाम है कि रेड लाइन क्रॉस करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी, किसी एक शख्स के लिए भी नहीं, पाकिस्तान सबसे ऊपर है? जी आयशा, मैंने तो पिछले हफ्ते भी अर्ज किया था कि ये रेड लाइन बड़ी वाज़ेह है। अगर आप देखें ISPR की मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स और फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स मीटिंग्स के जो एलामी होते हैं, जो कि बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आते हैं, तो वो तो बड़े वाज़ेह कर चुके थे कि 9 मई की कोई उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट बैक ट्रैक या कुछ स्टेप पीछे नहीं लेगी। और यही आपने देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में टंगा हुआ था, और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो इजाजत दी है वो मशरूत इजाजत दी। उन्होंने कहा हाँ फैसले, पहले उन्होंने कहा कि जी आप ट्रायल कर लें, फैसले ना सुनाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच ने उसको अमेंड किया दूसरे फैसले में कि जी आप सजाएं सुना दें, बाद में हम फैसला करेंगे कि इनकी लीगैलिटी क्या है और इनका राइट टू अपील क्या है। तो जहां तक तो एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, वो तो पहले मेरे ख्याल से पिछले 1 साल 1.5 साल से क्लियर थी। जो उसके मसला आ रहा था वो अदलिया का आ रहा था।
अदलिया के यहाँ जो है एक मेरे ख्याल से डिवीजन भी थी, और शायद उसमें जो जज साहिबान थे आला अदालतों के, वो सब मुत्तफिक नहीं थे कि ये मामला इतना ही सीरियस है कि इसको सीरियसली टैकल किया जाए। बहरहाल वो मसला भी हल हो गया। यही वजह है कि आपने देखा है कि अब ये सजाएं सुना दी गई हैं, इन लोगों को अब राइट टू अपील बिल्कुल है। और मैं तो ये चाहूँगा, देखिए मैं ज़ाती तौर पे सिविलियंस के जो ट्रायल्स हैं फौजी अदालतों में, मैं उनका मुखालिफ हूँ। ये स्ट्रेट टॉक है, इसलिए मैं बड़ा बरमला ये कह रहा हूँ कि ये कानून और आइन और जो आलमी इंसानी हकूक के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तान ने साइन कर रखे हैं, ये उनके मुनाफी है। हाँ, आप फौजियों का मुकदमा डिसिप्लिन के लिए ले जाएं, इदारों के अंदर जो मसला होता है बिल्कुल वो फौजी अदालतों में जाए, वो उनका मुरवजा कानून है और उस पर तो कोई एतराज नहीं होता। दुनिया में हर जगह होता है। जब सिविलियंस की बात आती है तो हमारा आइन भी एक फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A जो है उसकी जमानत देता है, इसलिए ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक मसला है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आलमी दबाव भी आया है वो भी इसी वजह, वो भी EU ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उन्होंने ये याद दहानी की है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, जिसमें कि फेयर ओपन ट्रायल की जमानत है। और फिर उन्होंने GSP+ का हवाला भी दे दिया। तो वो दबाव अभी बदस्तूर मौजूद है। देखिए अभी तो वो बयान आए हुए 2-3 दिन हुए, तो 2-3 दिन में तो कोई रियासत जो है ना वो फैसला नहीं करती। और मैं थोड़ा सा ये भी आपसे अर्ज करूंगा कि आपने जिक्र किया बरतानिया का, अमेरिका का, वहां बिल्कुल स्पीडी सजाएं हुई हैं। बरतानिया में 2 बार राइट्स के ऊपर, लेकिन वो ट्रायल्स जो हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में, समरी कोर्ट्स में हुए। अब मसला हमारे अदालती निज़ाम का भी है जो कि एक ही मुकदमे को लेके साल हर साल लटकाता है, तारीखें देता है, लैतो लाल से काम लेता है। फिर अदलिया की अपनी जो रुख होता है आला अदलिया के जजेस का, जो हमने देखा पिछले 2-3 साल से, तो हम यही देख रहे हैं ड्रामे रोजाना जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, तो वहां पे निज़ाम इंसाफ का जो हाल है वो भी तो देखिए ना। तो अब मसला ये है कि ये जो 9 मई का मामला चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, अभी जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं जो कि जनवरी के अवाइल में 2 राउंड्स और होने हैं गालिबन, उनमें पहली शर्त है वो ये है कि 9 मई के ऊपर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो कमीशन अगर हुकूमत मान जाती है तो क्या वो कमीशन दे के ये इन सजाओं को अंडू कर सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि यहाँ पर खान साहब जो है वो अटके हुए हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार 3 बार इसके ऊपर अपनी पोजीशंस बदली हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये तो खुद IB के या एजेंसियों के लोग थे, उन्होंने जाके वहां पे आग लगाई और वायलेंस किया। दूसरी बार उन्होंने कहा कि हाँ वो क्यों ना गुस्से में आ गए, चूंकि रेंजर्स ने मुझे पकड़ा था और रेंजर्स फौज का हिस्सा होते हैं इसलिए उनका गमो गुस्सा था और उन्होंने जाके आगे लगा दी। तीसरा उनका बयान ये था कि जी मैंने उनसे कहा था कि आप एहतजाज करें, लेकिन वायलेंस का मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ISPR की जो स्टेटमेंट है आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सहूलतकार जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या सहूलतकार अगर उनसे मुराद इमरान खान या सीनियर लीडरशिप है, तो क्या ये अब इसको डिटरमिन करना होगा कि क्या वाकई उन्होंने ऑर्डर किया था कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो, क्योंकि एहतजाज करना में तो कोई मसला नहीं। शहजाद साहब बैठे हुए हैं, वैलिड पॉइंट रजा साहब, अगले हिस्से में भी इस पे बात करेंगे, लेकिन सारी गुफ्तगू एक जगह पर जाके मुंतज होती है कि 200 से ज्यादा एक ही तर्ज के मकामात पर एक ही वक्त में एक ही तर्ज पर हमले करना, ये तो सब अचानक नहीं हो सकता कि एक ही तर्ज का ख्याल आया हो, एक ही जगह पे पहुंचना उसी किस्म के उसी तरह का। तो ये सबसे बड़ी एक ठोस नीचे उसकी वजह बनती है कि कुछ तो था जिसके ऊपर कोई मंसूबा बना था। ज़ैगम साहब ऊपर एक बात की है रजा रूमी साहब ने, सिविलियन कोर्ट्स और उनकी सलाहियत को मैं रख लूँ, एक बयान मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाए गए कि आम अदालतों में ये पकड़े नहीं जाते थे, प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर होती थी, गवाह आते हुए डरते थे। ये साबिक वजीर आजम, जब वजीर आजम थे तो मिलिट्री कोर्ट्स को, जब सिविलियंस का वहाँ ट्रायल हुआ तो इस तरह डिफेंड करते थे। उनके दौर में 25 अफराद को सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजा हुई। क्या अब इन सजाओं पर तनकीद का कोई जवाब बचेगा कि जब आप बतौर वजीर आजम डिफेंड करते रहे कि हमारा निज़ाम इंसाफ कमजोर है, ये तरीका है स्पीडी जस्टिस के लिए? आप दुरुस्त कह रही हैं, शायद PTI के पास तो इसका जवाब, अखलाकी जवाब तो कम अज कम नहीं बचता, इमरान खान के पास भी अखलाकी जवाब नहीं बचता, लेकिन हम इसका जायजा जरूर ले सकते हैं और उसकी वजूहात पर भी गौर करने की जरूरत है। इन 77 सालों में पाकिस्तान में हजारों बलवे हुए होंगे,
हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग मारे गए होंगे, खरबों नहीं तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जलाई गई होगी, लेकिन आज तक एक बलवाई को भी पाकिस्तान में सजा नहीं दी गई। ये पाकिस्तान का अलमिया है, जिसकी वजह से इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े बलवे हो जाते हैं पाकिस्तान में। वैलिड पॉइंट। मसला यह है कि हम इस मसले को हल करें कि निज़ाम इंसाफ की जो ये खामी है इसको कैसे दूर करें, निज़ाम शहादत में किस तरह वो लाएं कि ये जो टेपों पर एविडेंस मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह मगरबी अदालत में, बरतानिया जैसी एक मुल्क में जहां बहुत रूल ऑफ लॉ बहुत सुप्रीम है, अगर वहां चंद सेकंड की वीडियो दिखाकर जज से सजा ली जा सकती है या जज उसको देखकर सजा दे देता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हम बलवाइयों को क्यों सजा नहीं दे सकते? तो ये मामला फौजी अदालतों के पास गया, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि क्यों गया। वे सिर्फ इस वजह से नहीं गया कि फौजी अदालत के पास अख्तियार इसका मौजूद था। अख्तियार का फैसला तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और जाहिर फौज का मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि फौजी इंस्टॉलेशंस के अंदर ये लोग घुसे थे, सिर्फ उन लोगों को पकड़ा गया है जिन्होंने इंस्टॉलेशंस के अंदर घुस के कुछ किया था। जो बाहर वाले थे उनको सिविलियन कोर्ट्स के हवाले किया गया है। ये तो उन्होंने फैसला करना है, लेकिन कम से कम हमें तो क्लियर है कि पाकिस्तान की अदालतें अभी तक इस काबिल नहीं हैं, और इस अरसे में भी, इस 1.5 साल में भी उनको केपेबल बनाने की कोई कोशिश पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं की। कोई कानून साजी नहीं की, कोई स्पीडी अदालतें नहीं बनाई, उसके बाद भी तो बलवे हुए ना। तो एक तो हमें यह दूर करने की जरूरत है, और अफसोस का दिन आज इस वजह से है कि पाकिस्तान के मजीद 60 नौजवान, बिल्कुल दुरुस्त, खूबसूरत नौजवान उस जहरीले बयानिए की भेंट चढ़ गए जो रेड लाइन का जहरीला बयानिया था, जो 9 मई से हफ्तों पहले से दिया गया था कि इमरान खान इज आवर रेड लाइन, उसको कुछ होगा तो फिर कोई नहीं बचेगा। मैं वो तकरीरों के अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, हम सबके ज़हन में है, लेकिन जो असल रेड लाइन क्रॉस हुई वो हमें देखनी चाहिए आयशा। असल रेड लाइन पाकिस्तान में ये क्रॉस हुई कि एक सियासी जमात जिसका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी झगड़ा था, उसने इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री पर हमला किया। बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तान की मुसल्ला प्रोफेशनल अफवाज पे हमला किया। झगड़ा उसने इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त नहीं किया उस दिन, और ये असल रेड लाइन है जो क्रॉस हुई। और जब ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर अनारकी होती है, फिर खाना जंगी होती है, फिर तबाही होती है। कैसे हुआ कि पाकिस्तान में की सबसे बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान से हुकूमत करके अभी भी उतरी थी, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज या जो प्रोफेशनल मिलिट्री है उसके दरमियान में भी फर्क नहीं कर सकी। यह काम पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने नहीं किया था। मार्शल लॉ के दरमियान में भी इस फर्क को मलहूज खातिर रखा गया था। जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर टांग दिया गया था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने इस फर्क को समझा था। झगड़ा उनका ज़ियाउल हक से था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। पाकिस्तान की फौज के साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि ये करने का कोई तसव्वुर कर ही नहीं सकता कोई पाकिस्तानी, वो जिसको मुल्क अजीज है, जिसको मुल्क की सलामती अजीज है, वो ये काम नहीं कर सकता। और ये काम किया गया। क्या अब आखिरी बात क्लोयर पे मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं। देखिए, अभी जो आखिरी चैप्टर है उसका एक सफ़ा पलटा गया है। क्लोयर तब होता है सियासी लिहाज से, इनफरादी लिहाज से तब होता है जब आप जज्बाती और जहनी दबाव के बगैर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। सियासी लिहाज से कब होता है? जब अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, जब इंसाफ हो जाता है, और उसके बाद एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। और ज़ैगम साहब आपको बता दूं, आपने जो अभी कहा ना कि ऐसा किसी सियासी जमात ने किया, उस सियासी जमात के तर्जुमान ने आज जेल से आके ये बताया कि जो इस सियासी जमात के साथ हुआ है ऐसा भी कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। सजाएं सुनाए जाने पर बानी पीटीआई ये कहते हैं कि वाज़े हो गया कि 9 मई का ओपन ट्रायल नहीं करना चाहते थे, मगर जो फुटेजेस जारी की गई हैं साथ हर शख्स मौजूद है, वो जिस जगह पर मौजूद है, जो हरकत कर रहा है वो भी फुटेजेस के अंदर मौजूद है, उन्हीं को सजाएं दी गई हैं। जैसे अभी ज़ैगम साहब कहते हैं जो इंस्टॉलेशन के पास हैं, अंदर मौजूद हैं, कुछ कर रहे हैं। खुद बानी पीटीआई जानते हैं उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अभी तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इस तरह के रद्द अमल का कोई मतलब बच जाता है? एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? वो कभी भी
अपनी किसी भी कोताही को तस्लीम नहीं करेंगे, खा कुछ भी हो जाए और कितना नुकसान और हो जाए। जैगम साहब ने 3 बड़े इम्पॉर्टेंट फ़िक्रे इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा, पहले तो उसने कहा कि मेरा तो इन लोगों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये IB के लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। ये जैगम साहब ने फ़िक्रा इस्तेमाल किया। उस वक़्त वो यही कहता था, लेकिन फिर उसने कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार करोगे तो फिर यही होगा। ये भी उसी ने कहा। बिल्कुल ऐसा। और अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एक ही दिन इतने मकामात पे इतने लोगों का इकट्ठा होकर एक ख़ास किस्म का हंगामा करना कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो समझी न जाए। और ये बहुत अच्छी बात कही हमारे दोस्त ने कि दुख इस बात का है कि आपका झगड़ा किसी फ़र्द से तो हो सकता था एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन इदारे से तो नहीं हो सकता था। आपने तो इदारे पे हमला कर दिया। इसका जवाब आपके पास नहीं है और आप कभी भी नहीं पेश कर सकेंगे। और बहुत अच्छा हुआ ये फैसले सुना दिए गए। और मैं तवक्को करता हूँ जिनको 2 साल की सज़ा हुई है, ये तो मेरा ख्याल है अगले 1 महीने 1.5 महीने में रिहा कर दिए जाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे पाकिस्तान के नौजवानों को ज़िंदगी के बेहतरीन साल जेलों में गुजारने पड़ेंगे। किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि एक आदमी ने कहा कि मुझे जब गिरफ्तार किया रेंजर्स ने तो अंजाम फ़ौज को भुगतना होगा। क्या एक फ़र्द इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान को इस किस्म के मसाइल में डाल दे और पाकिस्तान के नौजवानों को बहका दे इस हद तक? बहुत दुख की बात है। उनसे पूछना पड़ेगा, गरीबों से, ये मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से कम के तल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। मैं खुद प्रिजन रहा हूँ जेल में, मुझे पता है ना कि जेल काटना कितना मुश्किल होता है उस कैदी के लिए और उसके ख़ानदान के लिए। किस मकसद के लिए? कि बस आपको ज़रा एक गिरोह ने पकड़ के बकौल आपके गिरबान को हाथ डाल के आपको गाड़ी में फेंक दिया, तो आपने कहा कि मुझे पकड़ के गाड़ी में ये फेंक दिया, ये रेड लाइन क्रॉस हो गई। और आपने उस रेड लाइन क्रॉस करने का जो बदला लिया, बैठ के एक जगह पे लोगों को तरबियत दी और तैयार किया, खुदा का वास्ता सोचो कि कितना बड़ा जुल्म कर बैठे हो। ये बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्तों ने कि पाकिस्तान के कवानीन में खामी है। हमारी प्रोसिक्यूशन नालायकों के टोलों पर मुश्तमिल है। हमारे तफ्तीशी इदारे नाकाम हो गए हैं, तब ये मामला मिलिट्री कोर्ट में गया। अगर ये अदारे इस काबिल होते कि जल्द तफ्तीश कर सकते तो ये मामला मिलिट्री कोर्ट में नहीं जा सकता था। और मैं मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे 1 साल सज़ा हुई थी मिलिट्री कोर्ट से। उस वक़्त 1 यूनिट था, मुझे लाहौर से जेल से उठा के सिंध जेल भेज दिया गया था और बाद में शाहपुर सदर सरगोदा भेज दिया गया था। हमें पता है कि सज़ा क्या चीज़ होती है और उसका नुकसान क्या होता है, ख़ानदान को क्या नुकसान होता है। आई हैव लॉस्ट माई फादर बिकॉज ऑफ इस सदमे की बिना पे। सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं? किसने उकसाया उन लोगों को? मेरा मुतालबा है कि जिन लोगों ने उकसाया, और अगर हुकूमत के पास सही सबूत हैं, झूठे नहीं हैं, बनावटी नहीं है और बनाए हुए नहीं हैं, तो उन लोगों को लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इन नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। मैं हमदर्दी का इजहार करता हूँ और मैं मुतालबा भी ये करता हूँ। दुरुस्त है। मुझे गुफ्तगू आपके कहने में नहीं मैं ख़त्म करना चाहता। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सर ब्रेक कि ये केसेस को स्टडी करें जो तो बहुत ही किसी ने ज्यादती की है, ठीक, जिनकी बहुत कम जाती है, मामूली ज्यादती है, मैं आप महसूस करें कि वो जज्बाती तौर पर दुरुस्त हो गया, मुल्क की कवानीन के तहत मामलात को तय किया जाना चाहिए। उनको प्लीज माफी दे दें। आप माफ करने की सलाहियत रखते हैं। वो बेचारे बाद में कहाँ धक्के खाते फिरेंगे हाई कोर्टों में और दूसरी जी, मुल्क की कवानीन के तहत मामला तय हो गाज़ीपुर में। मगर सबसे अहम बात ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। इंट्रोस्पेक्शन इस बात की जरूरी है कि गलती किसने की,
क्योंकि अगर ये नहीं हम पकड़ पाएंगे तो बस फिर अफसोस ही करते रहेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो रिहाई के रास्ते की तलाश है, क्या मिल पाएगा इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 21 दिसंबर को 9 मई में मुलव्विस 25 अफराद को सजाएं सुनाए जाने के बारे में इत्तला देते हुए ISPR की जानिब से कहा गया कि 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। सियासी प्रोपेगेंडे और झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में न लें। ISPR के मुताबिक 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। इस बयान से यह वाज़ेह है कि 9 मई के मंसूबा साजों को कानून के कटहरे में देखने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इमरान खान ने आज अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा, लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। कौम से कहता हूँ कि घबराना नहीं, कप्तान डटा हुआ है। एक तरफ फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ बज़ाहिर इमरान खान डटे हुए हैं। इस सारे मारूज में हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटियाँ भी मौजूद हैं। PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने अडियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि 1971 के बाद किसी सियासी जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया जैसे हमें बनाया गया। कारकुनों पर तशद्दुद और अरकान पार्लियामेंट की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 31 जनवरी तक हम मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी PTI एहतजाज, जलसे, जुलूस, इस्लामाबाद पर जलगार, IMF को खतूत समेत तमाम ही ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके। फौजी अदालतों की सजाओं पर बैरूनी रद्द-ए-अमल और दबाव भी किसी काम ना आया। तो ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या अब इमरान खान के पास सिर्फ मुज़ाकरात ही वाहिद ऑप्शन बचा है? पूरे सियासी करियर में चोर, डाकू और सियासी मुखालिफिन के साथ न बैठने के नारे लगाने के बावजूद क्या आज इमरान खान सियासी मुफाहिमत के रहमो करम पर नहीं आ गए? मगर अहम सवाल यह है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हुए तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके तो क्या अब कमजोर पोजीशन पर होने वाले मुज़ाकरात इमरान खान को सेफ एग्जिट दिलवा पाएंगे? इसी पर पैनल के लिए सवाल इस तरह से। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड को कानून के मुताबिक सजा मिले। ISPR 31 जनवरी तक मुज़ाकरात से हतमी हल निकाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या बानी PTI को मुज़ाकरात से रिहाई का रास्ता मिल सकता है? ज़ैगम साहिब, आपके ख्याल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जितनी जल्दी PTI को है, आज बाहर आकर जिस तरीके से उन्होंने टाइम फ्रेम भी रख दिया सामने और जल्द अज जल्द नतीजे की ख्वाहिश का भी इजहार किया और साथ साथ ये भी पैगाम दे दिया कि इमरान खान कह रहे हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो रेमिटेंसेस बंद रखे, पाकिस्तान ना भेजें, रास्ता निकल आएगा कोई इमरान खान साहब के लिए? अगर रास्ता निकलेगा तो वो तो मुज़ाकरात से ही निकलेगा, क्योंकि सियासतदान मुज़ाकरात से ही रास्ते निकाला करते हैं। सियासतदान के लिए पहला हल भी मुज़ाकरात होते हैं और आखिरा हल भी मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन फिर अफसोसनाक बात यह है, जैसे कि हम यहाँ बार बार कहते हैं कि एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, और इमरान खान बार बार उस एतमाद साजी का जो रास्ता है उसको मसदूद कर देते हैं। इसका मतलब ये है, आज जो बातें सामने आई हैं इमरान खान की तरफ से, वो तो ये है कि वो सिविल नाफरमानी का ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त उनकी पार्टी सिविल नाफरमानी की स्टेट में है। अगर जो सिविल नाफरमानी का सिर्फ एक रूट इस वक्त तक चुना गया है, और वो रूट कोई छोटा नहीं है। अगर आप उसके मुज़बरात देखें, अगर उसके पोटेंशियल मुज़बरात देखें, वो नुकसानात जो हो सकते हैं वो तो छोटे नहीं हैं। $35 बिलियन की जो रेमिटेंसेज हैं उसके रास्ते पे नक्का लगाना, जबकि पाकिस्तान एक ऐसे बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन माशी बहरान था, जो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से एक डिफ़ॉल्ट की हालत से रिकवर किया है। इससे अगर ये कामयाब होता है तो फिर तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे। ज़ैगम साहब, वैसे आज उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि मईशत को हुकूमत ने बेहतर कर लिया है, उठा लिया है, आज उन्होंने ये भी गुफ्तगू की है।
जी स्टेबलाइजेशन से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, लेकिन अब अगला स्टेप हमें चाहिए, और ये स्टेबलाइजेशन जो है इसका भी तो नुकसान हो सकता है ना। अभी हम IMF के प्रोग्राम में उनकी कंडीशंस मीट करनी है। हमें दोनों जो हमारे दो खसारे जो मुसीबत का बायस बनते हैं, अंदरूनी खसारा भी और बैरूनी खसारा भी, उस पर तो मुसलसल हमने कंट्रोल करना है। तो खतरा वो दे रहे हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। यहां तक इसी वजह से वो पहुंचे हैं, उनकी पार्टी पहुंची है कि उन्होंने मुज़ाकरात के रास्ते छोड़कर दूसरे रास्ते ढूंढने की कोशिश की। अब इस वक्त सूरत हाल जो है, अब इन बयानात की रोशनी में अगर आप देखें तो इसका तो मतलब है कि हमें दो चीज़ें देखनी होंगी कि दूसरी साइड हमें यह बताएगी कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसका मास्टर कौन था और उस मास्टर का माइंड क्या था, किसने ये फैसला किया था कि ये मुजाहरे इन जगहों पर होंगे, हजूमों को इन इंस्टॉलेशंस पे भेजा जाएगा, और जिसने इन हजूमों को भेजा था उसके जहन में अगला स्टेप क्या था। सबसे अहम बात यह है कि उसने क्या सोचा था इसके बाद क्या होगा। जब हजूमों को फौजी इंस्टॉलेशंस पर भेजा जाता है तो जो भेजने वाला है उसने कुछ तो सोचा होगा। अब ये वो कड़ियां हैं जो बहरहाल प्रोसिक्यूटर्स को मिलानी होंगी। सही। जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इन्वॉल्व था, उन्हें क्रेडिबल एविडेंस लेकर आनी होगी, फिर इससे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इमरान खान के लिए जो रास्ते निकलेंगे वो सियासत से निकलेंगे। जो अल्टीमेट क्लोजर है, जो अल्टीमेट इख्तिताम है, वो सियासत से ही आएगा, वो मुज़ाकरात से ही आएगा। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, आज की गुफ्तगू में उन्होंने एक बार फिर कहा, जैसे मैंने भी ऊपर मेंशन किया, कौम से कहता हूँ आपने घबराना नहीं, कप्तान डटा हुआ है, तमाम अपने ऑप्शंस वो एग्जॉस्ट कर चुके, सिविल नाफरमानी पे खड़े हैं, 31 की तारीख दे रहे हैं, अब किस बात पर तकिया किए बैठे हैं? देखिए, बिल्कुल एक बात जैगम की ठीक है कि रास्ता सिर्फ एक है, वो है डायलॉग, सियासी डायलॉग। और इस तरीके से सियासी डायलॉग कभी भी कामयाब नहीं होगा जो तरीक़ाकार अपनाया गया है। अगर इसी तरीके से रेगुलर बुनियादों पर मुज़ाकराती टीम या मुज़ाकराती टीम के अरकान पानी PTI से मिलते रहे, तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि 31 जनवरी से छोड़ ये 31 दिसंबर तक फैसला नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, वो कुछ अगर फैसला करके आते भी हैं तो पहले दिन उन्होंने एक बात कह दी है कि हमारे पास अख्तियार नहीं है, बानी PTI के पास अख्तियार बानी PTI के पास है। और वो तो कह रहे हैं वो डटे हुए हैं। तो सवाल है कि बानी PTI अगर डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये अपना हम नहीं मानते किसी चीज़ को, और सिविल नाफरमानी की बात की, और जो बात जैगम साहब ने की कि अगर पैसों की रुकावट आती है तो इससे बड़ी और सज़ा क्या आप दे सकते हैं पाकिस्तान को। तो देखें, ये खुद फैसला करना पड़ेगा उसकी अपनी पार्टी को कि क्या एक फ़र्द की खातर एक पॉलिटिकल पार्टी को तबाही के रास्ते पे डाल देना है, या उस पॉलिटिकल पार्टी को जो तीसरी ताकत के तौर पे इमर्ज हुई, नौजवानों की आवाज़ बनी, उसको किसी तौर पर तबाही से बचाना है। वहाँ तो थॉट प्रोसेस प्रिवेल है कि वो फर्द ही पार्टी हैं और पार्टी देखिए ये फैसला करना पड़ेगा ना। ये बेचारे और भी तो है ना, फर्द तो एक अकेला फर्द तो MNA नहीं है, का स्टेक नहीं है ना यार। पर PTI के लिए कहा ये जाता है ना, यहाँ हमारे वहाँ पे एक लोगों के स्टेक्स हैं, जो कौमी असम्बली के अरकान है, जो सेनेट के अरकान है, जो सूबाई असम्बली का, ठीक है कुछ लोग इसके नाम पर बन के आगे होंगे, सारे के सारे तो इसके नाम पर नहीं आए। उसमें ऐसे लोग हैं जो सियासत के अंदर काफ़ी अरसे से अपना रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की। फरवरी ने मुख्तलिफ नतीजा दिया ना। तो क्या ये लोग आए हैं, ये जो उमर यूब वगैरह के नाम आए हैं, ये क्या पहली दफ़ा आए हैं? ये जो शाह महमूद कुरैशी है, सब कहते हैं कि इमरान खान का। देखिए आप देखें ना, एक बात सुने, ठीक है फिर चलने तो, फिर ये बात मेरी आप लिख लें। 31 जनवरी नहीं, फिर 31 दिसंबर तक मैं कहता हूँ फिर देखें, ये तो कोई बात नहीं ना कि मैं मुज़ाकरात करने आपके साथ आया हूँ और मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। आप ऐसे भी तो देख सकते हैं, वो इधर कमेटी को मैंडेट दे के भेजते हैं और उधर पब्लिक गैलरी के लिए वो अलग शॉट लगाते हो, ये भी तो मुमकिन है। सर उनको वो आदमी जो लीडर अफवाहों पर यकीन रखता हो, जो सुनी सुनाई बातों को ट्विटर के पर टाइप कर देता हो। मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था कि कौन टाइप कर रहा है और ये ट्विटर की सहूलत किसने दी है, और ये कौन जाके इस किस्म की डिक्टेशन देता है, बाकायदा
इंग्लिश की और फिर उसको आके टाइप करता है और फिर ट्विटर पर डालता है, ये भी सोचने वाली बात है। सर अभी आज 5-6 लोग मिले, वो पैगाम लेके गए, उन्होंने अपनी टीम को दे दिया, अगर ट्वीट कर, ये कौन सा इतना मुश्किल काम है? अच्छा, मुश्किल काम नहीं है, शुक्रिया। इस किस्म की सहूलतें पाकिस्तान के 77,000 और कैदियों को भी मिलनी चाहिए। इस बहस में उलझे बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये मेरा मुल्क है, कोई भी ट्वीट कर, ये मेरा मुल्क है, कोई नहीं ट्वीट करने की किसी को इजाज़त इस तरह, और ना इस तरह मुलाकातें करने की किसी को इजाज़त है, और ना ही कभी जेल मैनुअल में ये तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है। या तो जेल मैनुअल सारे चेंज कर दो। देखिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुन लें, ये मेरा मुल्क है, सबका, इस मुल्क को नुकसान जो भी पहुँचाएगा मैं उसको अच्छा नहीं समझूंगा, खा वो किसी भी सियासी पार्टी, किसी भी सियासी मसलक, फ़िरके, सोच से ताल्लुक़ रखता हो। और अगर कोई शख्स कहता है लोगों को पैसा मत भेजो, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दो, वो फिर पाकिस्तान का दोस्त कहलाने का हकदार नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक रूमी और शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। रजा रूमी साहब, आज इमरान खान ने गुफ्तगू में कहा कि पैगाम मिला है डील करें, हम सियासी स्पेस देंगे, लेकिन उनका जवाब है कि वो डील नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जमात आके कहती है जल्द से जल्द नतीजा दो मुज़ाकरात का। उधर से इदारे का भी वाज़ेह पैगाम है कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साज को कटहरे में आना होगा कानून के मुताबिक। ये हुकूमत के पास सियासी स्पेस देने की गुंजाइश है तो कैसे? जी शुक्रिया। देखिए सियासी स्पेस जो है वो बनाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख देखें तो वो कोई प्लेट के ऊपर कोई ऑफर नहीं करता। सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को कुछ समझौतों के साथ, कुछ अलाइंसेस के साथ, कोलिशंस के साथ अपनी जगह बनानी होती है। अभी जैसे दीगर हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि डायलॉग ही वाहिद रास्ता होगा अगर इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं, और इस बात के ऊपर तो मैं समझता हूँ एक कंसेंसस है, और शायद यही वजह है कि बाकी उनकी पार्टी के जो लोग हैं जो कुछ बसीरत रखते हैं वो भी इस मामले में आगे हैं कि मामलात को सीधा किया जाए। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे दो हैं। एक प्रॉब्लम तो जाहिर बात है कि जब निगोशिएशन होती है तो आप अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, जो मैक्सिमम आपके आप चाहते हैं अपनी दूसरे फरीक से, वो टेबल पे रखते हैं, तो जाहिर बात है वो फिर उसके ऊपर ही कुछ लेन देन होता है। लेकिन दूसरा उससे भी एक बड़ा मसला है आयशा, वो ये है कि खान साहब खुद अपने बयानिए के और जो कुछ उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में कहा है और जो पॉलिसी अपनाई है वो अब उसके किसी हद तक असीर भी हो चुके हैं। अब देखिए ना, उन्होंने एक जो है अपनी सियासत का रुख बदला, इस्टेब्लिशमेंट की जिसे कहना चाहिए गोद से निकलकर वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो गए। जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। जनरल बाजवा को, उस वक्त के आर्मी चीफ थे सर्विंग, उन्होंने कहा वो मीर जाफर हैं, वो ये हैं, फलां हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई और सियासी रहनुमा ऐसी बात कहता तो उसको इतनी स्पेस ना मिलती। फिर उनको काफ़ी मदद भी मिली। जनरल फैज़ के बारे में तो बहुत कुछ मीडिया पे कहा जा चुका है, मैं क्या दोहराऊं। आला अदालतों के चंद जज साहिबान की तरफ से जो उनको सहूलियात मैसर रही। अभी इफ्तिखार साहब ने तो जेल मैनुअल का भी जिक्र कर दिया, मेल मुलाकातों का, ट्विटर का जिक्र कर दिया। बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रवैया अपनाया बिकॉज कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर उनको एक इशारा था कि आप डटे रहें और जो है आपकी बात बिलाखिर गालिब आ जाएगी। लेकिन अब 1-1.5 साल के बाद हालात बदल चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी टेबल पर आई है और ख़ुद खान साहब जो है वो अपनी वही उन्होंने अप्रोच रखी है। उसकी वजह यह है कि अगर वो इससे हटते हैं तो उनके बहुत से सपोर्टर्स और फॉलोअर्स जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। अगर वो कोई डील करते हैं इमीडिएटली तो ये तो बड़ा मसला होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत जो है वो हमेशा मकबूल होती है, आज से नहीं दहाइयों से। तो वो अब वो भी उनके आड़े आता है, इसलिए उनको ये कहना भी पड़ता है कि जी मैं डटा रहूंगा, मैं कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जेल में रहूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत ये है कि ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे और सियासी स्पेस निकालनी पड़ेगी। रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, तो देखिए वो तो बड़े वाज़े अंदाज पे बार बार ये कह चुके हैं। उनके लिए चूंकि जैसे खान साहब एक रेड लाइन थे पीटीआई के लिए, उनके लिए अब 9 मई एक रेड लाइन बन चुकी है। अब उसी के ऊपर कुछ समझौता करना पड़ेगा, कुछ खान साहब को रिग्रेट करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा तो मामला हो जाएंगे। लेकिन देखिए जो भी हो, कतई नजर के कौन सा फरीक क्या करता है, आयशा मुल्क को इस स्टैंड ऑफ से निकलना चाहिए और पाकिस्तान के सियासी और माशी इस्तेकाम और अवाम की फलाह के लिए जरूरी है कि ये जो विजन कोर्स है इसको बदला जाए और इसको इस जो है
क्या उसको बोलते हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये इस तरह आगे बढ़ता है तो इससे नुकसान अवाम का होगा, किसी और का। अशराफिया का क्या है, उनके पास तो बाहर भी सारी कुछ तैयारी होती है, हमा वक्त वो तो आधे निकल जाएंगे, बाकियों के पास सारी जो आम लोग हैं वो पिसते हैं। ठीक हो गया। शहजाद साहब, एहतजाज, जल्द से फाइनल कॉल, बैरूनी दबाव, सिविल नाफरमानी, कुछ भी काम नहीं आया। आज मुज़ाकराती कमेटी हल तलब कर रही है, हल का मुतालबा करी कि सॉर्टेड आउट करके दें। ये बानी पीटीआई किस बात पर डटे हुए हैं जबकि कोई सहारे और सहूलियात भी नहीं रह गई अब? अच्छा आयशा, उससे पहले एक थोड़ा सा जुमला मोतरजा, वो ये कि हर सियासी पार्टी, जब भी अपना कहा हमारे दोस्त ने, रजा रूमी ने, उन्होंने कहा हर सियासी पार्टी जो मुश्किल में होती है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां निकालती है या बनाती है और वो पॉपुलर हो जाता है। अच्छा, अब ये अगर हमारी हर सियासी पार्टी जो मुश्किल में है उसको अपनी अफवाज के खिलाफ ही एक बयानिया बनाना है। अब एस्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ सिर्फ अफवाज को देखा जाता है, मतलब उसको वाइडर मीनिंग भी है, लेकिन अगर ये बयानिया बनाया जाता है और ये कामयाब हो जाता है और पॉपुलर हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो पहले हिस्से में हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें फिर और ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम अपने फायदे के लिए किस तरीके से अपने ही इदारों को अपने निशाने में ले आते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं और उस तरीके से होने भी देते हैं। लेकिन आपके सवाल के ऊपर आपने कहा कि ये 9 मई वाला जो काम है, सॉरी, जो ये इमरान खान साहब का या मुज़ाकरात का जो आपने अमल शुरू, मुझे बताइए, अगर 9 मई जिसकी सजाएं आज हुई जुर्म है, जो कि है और बहुत बड़ा जुर्म है, और अगर इसके मास्टरमाइंड का ताल्लुक कहीं इन 4, 5, 6, 10 लोगों में जो कि जेलों में है इस वक्त उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर एस्केप का आएगी। अगर ये 86 के ऊपर सजा हो सकती है तो फिर वो जो 7, 8 या उनमें से 1 या 2 या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कैसे हम एस्केप देने के चक्कर में, हम कैसे सोच सकते हैं कि उनको किसी सियासी मुज़ाकरात के थ्रू हम एस्केप दे देंगे? तो मुज़ाकरात एस्केप के लिए तो नहीं हो सकते इस मामले के अंदर। और अगर नहीं, अगर एविडेंस नहीं है, अगर हम ये ओपन कोर्ट में साबित नहीं कर सकते, और ये जो मामला है इस लेवल की लीडरशिप का, इनका ट्रायल ओपन कोर्ट में ही होना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हुई, अदालत से हुई। हमारे सियासी बाकी लीडरों को जेलों की सजाएं हुई, अदालतों से हुई और ओपन अदालतों से हुई। और जब उनको जमानतें भी मिली, ओपन अदालतों से मिली। तो इसलिए जो मामला अदालतों में आए, अदालतों में ट्राई आउट हो, पता लग जाए हकीकत क्या है। और मैं इस जुर्म को जो कि 9 मई का है, मैं इस तरीके से पर्दापोशी करके हम निकलने वाले नहीं हैं। इसको सही हालत में सामने आना पड़ेगा, एविडेंस के सामने आना पड़ेगा, वरना ये इसी तरीके से एक अनफिनिश्ड कहानी रहेगी हमारी तारीख में, एक मसला बन जाएगा। सवाल आपका ये है कि मुज़ाकरात से क्या हासिल हो सकता है? मुज़ाकरात से सहूलतें हो सकती हैं, सहूलतें मिल सकती हैं। मुज़ाकरात इसलिए ये 9 मई और इन मामलात और इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरी अपनी सोच के हिसाब से, मुज़ाकरात पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का एक नक्शा जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ द गेम को बनाने और उनको समझने और एग्री करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसमें कहीं अगर आहिस्ता आहिस्ता देते दिलाते फजलुर रहमान साहब हो जाएंगे, इमरान खान हो जाएंगे, जमात इस्लामी वाले हो जाएंगे, फिर बाकी लोग जहां जहां पे जिसको मुश्किल है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते, जैसा 73 का हमने आइन एग्री करवाया था या किया था लोगों से, इसी तरीके से ये मामला भी, ताकि हम फिर से पटड़ी पे चढ़ जाएं, हमारी सियासी जिंदगी फिर से पटड़ी पे चढ़ जाए। तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात उस काम के लिए हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं हो सकते। दुरुस्त हो गया जी। गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं कि खुद खान साहिब अगर अपने बयानिए की कैद से आज़ाद हो जाएं तो 9 मई की नामुकम्मल कहानी यकीनन मुकम्मल हो जाएगी। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।